हम होना तो परमानंद सारस्वत चाहते हैं, हम होना तो स्वयं प्रकाश चाहते हैं, हम होना तो शिवमूर्ति चाहते हैं, पर उसके पीछे उनकी जो साधना है उसको नहीं देखना चाहते। एक आज की प्रवृत्ति एक बहुत विकट हो गई है कि मैंने एक कविता लिखी या मैंने एक कहानी लिखी या 2 कहानी लिखी, बस मुझे महंत मान लिया जाए। और ये जो महंत मानने की, और महंत मानने के साथ साथ कि मुझे ही पुरस्कार मिले, मुझे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, मैं ही है ना सारे जगत में छा जाऊं, दलबंदी जो देशों में हो गई, जो राजनीति में दलबंदी है वही यहाँ है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूँ कि बीकानेर उससे अछूता नहीं है। अपने को मठाधीश बनाने में लगे हुए हैं, महंत बनाने में लगे हुए हैं, पुजारी बनाने में लगे हुए हैं। पुरस्कार से को खींचना और उसको जबरदस्ती अपने लिए रख लेना, हासिल करने के ऊपर आ गई, वो उनकी गुणात्मकता से हट गई है। इसने भी साहित्य को बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है। साहित्य को तो हम कम से कम दलबंदी से अलग रखें। साहित्य मायने वो सृजन जिसमें समाज का हित समाहित हो। वर्तमान में साहित्य की समाज में क्या दशा और दिशा चल रही है, इसके ऊपर मंथन करने के लिए, विमर्श करने के लिए आज खबर अपडेट के मेहमान हैं डॉक्टर उमाकांत जी गुप्त। उमाकांत जी वो शख्सियत हैं जिनका नाम बीकानेर के साहित्य में वरिष्ठ साहित्यकारों के तौर पर और वरिष्ठ आलोचक के तौर पर लिया जाता है। आइए इनसे हम विस्तार से बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद करना चाहता हूँ कि साहित्य जैसे विषय पर आज जो दूसरे चैनल से अलग प्रतिमान रख रहा है और जीवन की जो महत्वपूर्ण, सार्थक, कारगर तथ्य और तत्व हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद भी करना चाहता हूं। बच्चे विश्व ये बात करते रहते हैं कि साहब हम साहित्य क्यों पढ़ें, हम तो विज्ञान पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे या हम भूगोल पढ़ेंगे। मैं ये उनको कहता हूं कि बच्चों, आप विज्ञान पढ़ेंगे क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, गणितज्ञ बनेंगे, रसायन शास्त्री बनेंगे, ये सारी चीजें बनेंगे, पर आदमी नहीं बनेंगे। आदमी का आदमी होना, आदमी रहना बहुत जरूरी है। और कोई मानव को मानव बनाने की कला कोई सिखा सकता है तो वो ये साहित्य ही सिखा सकता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे हिंदी हो। भारत के संदर्भ में हम कहेंगे तो भारतीय साहित्य जो है उसका अध्ययन ही हमारी जो मानवीयता है, इंसानियत है, उसको संरक्षित कर सकता है, रक्षित कर सकता है और संवर्धित भी कर सकता है। एक बात। दूसरी बात कि मानवता को जीवित रखा जाए, मानवता को संपोषित किया जाए, मानवता को अभिवर्धित किया जाए। अब आज के परिदृश्य में इस मूल चेतना को कहीं शायद हम भूल रहे हैं, हम उससे च्युत हो रहे हैं। और चाहे आप प्रिंट मीडिया की तरफ जाएं, चाहे आप इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ जाएं और चाहे आप दृश्य मीडिया की तरफ जाएं, हम पाते हैं कि वहां वो हो रहा है जो अब सारी चीजों को वस्तु के रूप में देख रहा है, एक चीज के रूप में देख रहा है। और हम जो चीज बेच सकते हैं या बिक रही है वही अब प्रधान हो चुकी है। और जब से ये बाजारवाद की वृत्ति आई है जी, इस बाजारवाद की वृत्ति ने साहित्य की संवेदनाओं को, भावनाओं को और उद्देश्यों को एक दरकिनार कर दिया और उनके स्थान पर केवल एक चीज रह गई कि सारा संसार एक बाजार है, व्यक्ति एक वस्तु है
और उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है और उपयोग करके छोड़ा जा सकता है। जो उपयोगी नहीं है वो किनारे पर है। और इसने हमारी सामाजिक मान्यताओं को, जीवन मूल्यों को आघातित किया है जी। मेरा बीकानेर जो है वो, मैं यूं कहूं कि शहरों की सुविधाओं को भोगता हुआ गांव है। ये हम पाते हैं, यहाँ आत्मीयता भी है, व्यक्ति भी आपको बहुत सज्जन मिलेंगे। मैं आपकी बात में एक और बात जोड़ना चाहूँगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी कई बार कहा करते थे, दुनिया में कहीं भी अपनायत और आदमियत बरकरार है तो वो पूरी दुनिया में दो शहर है। पहला शहर है बनारस और दूसरा है अपना बीकानेर। बिल्कुल, दोनों की राशि भी एक ही है, दोनों की राशि भी एक है। अनुप्रास है, बीकानेर है और ये वो बनारस है। उसमें रस बनता है और हमारे यहाँ से रस निपजता है। ये एक दोनों की सामान्य बात है। वहाँ ये अमूमन है और इसीलिए यहाँ पर साहित्य जिंदा है। और साहित्य के साथ साथ साहित्य एक लिखित रूप हो सकता है, एक आपका दृश्य रूप हो सकता है, पर साहित्य जीवंत रूप में कहीं देखना हो तो इन दोनों शहरों में दिखा जा सकता है। प्रभाष जी ने बहुत सही बात और बहुत कारगर और सार्थक बात कही है, और जिसको हम व्यवहार में देख भी सकते हैं। हम जड़ों से जुड़ रहे होते हैं और जड़ों से जुड़े रहते हैं। और मेरा मानना भी यह है कि जिस समाज में अपनी जड़ों से जुड़ने की सशक्त परंपरा, लालसा और हुंस दिखाई देती है, वो समाज जिंदा भी रहता है, जीवंत भी रहता है और समय में रहकर समय को पार भी कर पाता है। डॉक्टर साहब, आज के साहित्य के संदर्भ में बात करें, ऐसा क्यों है कि आज का जो साहित्य है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है? एक तो साहित्य जो है वो सारा का सारा उसका प्रचार का और उसके विस्तार का और पाठकों तक पहुंचने का दायित्व सरकार के ऊपर निर्भर हो गया। यानी अकादमी मुखापेक्षी हो गया। जो करे वो सरकार करे। सरकार का काम है कि वो इनका प्रचार करे, इनको बढ़ाए करे। ये एक तो तत्व रह गया। दूसरा, एक बहुत बड़ी क्षति हर जगह की और बीकानेर की भी, कि दलवाद हो गए हैं। चाहे अब राजस्थानी साहित्य के संदर्भ में बात करें, चाहे हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करें, दूसरे भाषाओं के, उर्दू की भाषा के संदर्भ में बात करें, हम साहित्य का जो मूल तत्व है उससे भिन्न होकर साहित्य तो मुख्य नहीं है, मैं महत्वपूर्ण हो गया। इसको मैं यूं कहूं कि अब संज्ञाएं महत्वपूर्ण हो गई, सर्वनाम खत्म हो गया। एक आज की प्रवृत्ति एक बहुत विकट हो गई है कि मैंने एक कविता लिखी या मैंने एक कहानी लिखी या दो कहानी लिखी, बस मुझे महंत मान लिया जाए। और ये जो महंत मानने की, और महंत मानने के साथ साथ कि मुझे ही पुरस्कार मिले, मुझे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, मैं ही है ना सारे जगत में छा जाऊं। क्या आपने तुलसीदास का नाम सुना है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने तुलसीदास को नहीं सुना। और उनको जानते किस बात से? रामचरितमानस के लिए। और रामचरितमानस से अलावा उन्होंने 12-13 ग्रंथ लिखे हैं, और सबसे बाद में रामचरितमानस लिखा, देखिए आप। और उसने उनको यश दिया, पहचाने गए उसकी वजह से। हाँ, हमारे नाट्य शास्त्र में परिभाषा आती है, बातचीत होती है साहित्य शास्त्र में, तो पूछते हैं कि साहित्य का क्या? तो कांता सम्मतयो, तो उसमें कांति का भाव हो, उसमें यश की लालसा हो, सब चलेगा, पर वो सबसे अंत में है। पहले उसमें समाज का हित है, उद्देश्यों की पूर्ति जरूरी है, पूर्ति, समाज से जुड़ना है। समाज से जुड़ना यानी मानवता की रक्षा करना और मानवीयता से जुड़ना। विडंबना यह है आज के समाज की, जो साहित्य में भी आ गई, कि हम जीते तो हैं ऊपर वाले को देखकर और नीचे वाले को दिखाने के लिए। तो ना तो हम नीचे वाले के प्रति
संवेदनशील हो सकते हैं, न बड़े की पूरी तरह से नकल कर सकते हैं, क्योंकि साधन नहीं है। ये साधन की कमी और साधना की कमी, दोनों के बीच की टक्कर हमारे साहित्य में भी आ गई है। तो क्या होना चाहिए जिससे साहित्य की उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो हो सके? क्या मैसेज होने एक चाहिए? बहुत बड़ी विडंबना अब ये हो गई है कि अब लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। और लिखने के लिए, लिख जो धातु है ना, उसका निर्माण अगर आप देखेंगे तो लिख को, वो जो आपने ये सिलबट्टे को छांगते हुए देखा होगा कि वो सिलबट्टा चिकना हो गया तो उसको खुरदरा करे ताकि वो चीजों को ढंग से पीस सके, तो वो छेनी, वो हल्का हथौड़ा, और उसके अंदर, तो जब तक आप उसको खोटेंगे नहीं, जब तक आप उसको खरादेंगे नहीं, धार नहीं देंगे, तब तक उसके अंदर वो पीसने वाला गुण आएगा ही नहीं। वो उसमें पीस करके वो स्वादिष्ट चटनी नहीं दे सकता। ये श्रम करना पड़ेगा। जब तक आप लेखन, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, हो क्या गया है, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम होना तो अज्ञे चाहते हैं, हम होना तो नामवर सिंह चाहते हैं, हम होना तो कृष्ण बलदेव वैद्य चाहते हैं, हम होना तो नंद किशोर आचार्य चाहते हैं, हम होना तो परमानंद सारस्वत चाहते हैं, हम होना तो स्वयं प्रकाश चाहते हैं, हम होना तो शिवमूर्ति चाहते हैं, पर उसके पीछे उनकी जो साधना है उसको नहीं देखना चाहते। नामवर सिंह जो थे, उनके शोध का विषय आपको मालूम है क्या था? उनका सारा शोध का विषय सिद्धों का साहित्य आ रहा है। धर्मवीर भारती कहां से आ रहे हैं? पीछे से जंगलों को खंगालते आ रहे हैं। आचार्य प्रसाद जी कहां से आ रहे हैं? पूरे मध्यकालीन साहित्य को देखते आ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल देखते क्या आ रहे हैं? पूरे साहित्य की परंपरा को और चारणों के साहित्य को देखते हुए आ रहे हैं, और उसमें से निकलकर, जंगल से निकलकर एक पगडंडी बनाते हैं, और उस पगडंडी से एक सुंदर उद्यान को खड़ा करते हैं। वो यकबा एक नहीं था, उस गुलदस्ते का निर्माण, जो गुलदस्ता हमारे सामने है उनके कृत्य के रूप में, उसके पीछे उनके जंगलों की यात्रा, जंगल की यात्रा की पीड़ा, उसमें बहाया हुआ पसीना, उनके शरीर पर लगा हुआ कांटा और उससे निकला हुआ खून, खरोचें, वो सारी जब आई, तब उन्होंने वो जो अभिव्यक्ति दी है वो वेदना संवेदना बनी है। इसीलिए उनकी आलोचनाओं में एक दिशा है, दशा है, स्थिति है और गति है। वो आज के साहित्य में, मैं क्षमा सहित कहूंगा कि बीकानेर में भी बहुत कम रह गई है। हम कह तो देते हैं कि दोबारा से प्रेमचंद क्यों नहीं होता, दूसरा हरीश बादानी क्यों नहीं होता, दूसरा मोहम्मद सदीक क्यों नहीं होता, या दूसरा सूरदास क्यों नहीं होता, पर उसके पीछे उनकी जो संवेदन इतिहास है और संवेदना के लिए उन्होंने जो जिया है, भोगा है, वो नदारद है। आज हम अकादमियों का काम अकादमी नहीं कर रही, वो लेखकों के दलों की दलबंदी जो लेखकों में हो गई, जो राजनीति में दलबंदी है, वो यहां है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि बीकानेर उससे अछूता नहीं है, कतई नहीं। और यहां पर वो दलबंदी उस श्रेष्ठता के लिए को पीछे कर रही है। मैं यही राजस्थानी आंदोलन जो भाषा के लिए होता है उसके लिए भी कहता हूं, जो काम नेताओं को करना है वो करें, पर जो काम साहित्यकारों को करना है, संपन्न बनाने का साहित्य को, वो नहीं हो पा रहा है। वो एक दो विधाओं तक रह जाता है। वो लिखन की बजाय अपने को मठाधीश बनाने में लगे हुए हैं, महंत बनाने में लगे हुए हैं, पुजारी बनाने में लगे हुए हैं, और इस बात ने अकादमियों को पुरस्कार संवेदी नहीं बनाकर पुरस्कार से को खींचना और उसको जबरदस्ती अपने लिए रख लेना, हासिल करने के ऊपर आ गई। वो उनकी गुणात्मकता से हट गई है। इसने भी साहित्य को बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है, साहित्य को नुकसान पहुंचाया है, उसको हानि पहुंचाई है, साहित्य की जो गरिमा है उसको ठेस लगाई है।
मैं ये बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, हम साहित्य में तात्कालिक जीवी हो गए हैं। अच्छा। हम समय में रहकर समय के पार नहीं जाना चाहते। इच्छा तो है हम जाएं, पर हमारे को न रास्ता पता है, न वो पगडंडियां पता है जिन पर यात्रा करके उसमें जाया जाता है। इसलिए साहित्य का हम भला नहीं कर रहे हैं, साहित्य का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी अकादमियां और सरकार, वहां पर भी इस तरह से राजनीति हो गई है कि वो राजनीति की छवि साहित्य में आने लगी है। जब तक हम इन अकादमियों को इस पुरस्कार जीविता से अलग नहीं करेंगे, तब तक हम शायद साहित्य का भला नहीं कर पाएंगे। होना क्या चाहिए अकादमियों का काम, एक तो जो अच्छी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन, और दूसरा अनुवाद का जितना दूसरे भाषाओं में हो रहा है वो प्रचुर मात्रा में सरकारें करवाएं, और सरकार अकादमियों के माध्यम से करवा सकती है। तब उसका भला होगा कि हम श्रेष्ठ तत्व, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आवे। और सबसे बड़ी बात, हम उसको पढ़ें तो सही, हम उसको देखें तो सही। हम उसको नहीं देखते हैं। हम किसको देखते हैं? अकादमी में कौन बैठा है, उस पत्रिका का संपादक कौन है। ऐसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और उनके अनुरूप हम लिख रहे हैं। और समाज के अंदर जो चल रहा है, समाज में जो जीवंतता आनी चाहिए, कला के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर रचाओ में, सौंदर्य के स्तर पर रचाओ में, मूल्यों के स्तर पर रचाओ में, वो सब नदारत है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। भीषण नुकसान है। यही कारण है कि सारी रचनाएं काल कवलित हो जाती हैं। अब मध्यकाल में कितने लोगों का नाम जानते हैं? तुलसीदास का, सूरदास का, कबीरदास का, जायसी का। हद से हद जाएंगे तो रैदास का, पीपा का, दादू का, सहजोबाई का, मीराबाई का। क्या वो खाली यही थोड़ी थे? इनके पीछे भी हजारों रचनाकार थे। वो क्यों चले गए? उनका योगदान कम नहीं है, पर वो इनकी तरह से वो मानक नहीं स्थापित कर पाए, जिन मानकों के लिए मानवीयता और मानवता की रक्षा करने के लिए साहित्य को समर्पित होना चाहिए था, वो समर्पण नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम इस बात को छोड़ दें, कुछ पॉइंट्स में मैं जानना चाहूँ, 1 2 3 4 पॉइंट्स में मैं जानना। पहली बात, तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके अपने लिखे को भी पढ़ना जरूरी है। हम अपनी रचना के आलोचक खुद बने, प्रशंसक नहीं। तब हम उसमें से कुछ निकाल सकेंगे। तीसरी बात, राजनीतिकरण। हाँ, हम पुरस्कार कामी नहीं बने। पुरस्कार की कामना और महत्वाकांक्षाएं, ये भी साहित्य को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल सही। पर जो लोग इससे अलग होकर लिखते हैं, जो लोग स्वाध्याय भी करते हैं, दुनिया के दर्द को भी समझते हैं, वो दर्द की पीड़ा जब तक हमारे दिल में जवान नहीं होती और उस पीड़ा से हम ब्याह नहीं करते, तब तक मानवीय सामाजिक संबंधों की सार्थकता बनती नहीं है। चौथी बात, साहित्य को तो हम कम से कम दलबंदी से अलग रखें। सारे जीवन में दलबंदी आ गई है, नीति का राज खत्म होकर राजनीति आ गई है। उससे कम से कम साहित्य को बचाएं। साहित्य वो बच्चा है जो आपके सारी गुणधर्मिता से जन्म लेता है और जन्म लेकर समाज के अंदर एक सद्गुणी नागरिक के रूप में बनता है, और वो नागरिक इस समाज को, परिवार को, राष्ट्र को और विश्व को कुछ देकर जाता है। और ये देकर जाने की भावना साहित्य से होकर ही आती है। वो जब तक नहीं होगी, हम इनके माध्यम से बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि हम समाज में अपने बच्चों को सिखाएं इस बातों को, जो नहीं हो रहा है। इसका पूरा अभाव हो चुका है। माँ बाप
हर जगह अर्जन अर्जन हो गया, और जब अर्जन ही अर्जन हो गया, और अर्जन तब तक नहीं टिकता जब तक तर्जन के साथ जुड़ता नहीं। हम बाजार से बचें, बाजार से बचेंगे तो ये जार से, जड़ता से हम बच पाएंगे। और यही बात कह करके मैं हमारे जितने साहित्य जीवी हैं, जो रचनाकार हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि स्वाध्याय की आदत जरूर डालें, अपने को भी पढ़ें, समाज को भी पढ़ें, और फिर समाज को देने का प्रयत्न करें, मानवीयता के रक्षा के भाव को लेकर, न कि पुरस्कार कामिता को लेकर। अगर पुरस्कार कामिता में की दौड़ में पड़ेंगे तो वही बाजारवाद आएगा, वही दलवाद आएगा, वही कहारवाद आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, क्योंकि मैं पुरस्कार देने वाले का वो की पालकी लेकर चलूंगा तो वो देखेगा कि कुछ इसको भी एक टुकड़ा दे दूं। तो ये जो प्रवृत्ति है उससे हमको बचना पड़ेगा, और कहारवाद से बचेंगे तभी हार से हम बच पाएंगे, और गले में जीत का हार, पुष्पहार ला पाएंगे, और यही सच्ची मानवीयता की रक्षा होगी। क्या बात है। तो गुटबाजी से बचा जाए, स्वाध्याय जरूरी है। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। ये जरूरी है कि आपके अंदर देने का भाव हो, पाने का भाव नहीं हो। ऐसा कहना है उमाकांत जी का। सर, आप खबर अपडेट में आए और साहित्य जैसे विषय पर हमने बहुत ही तफसील से बात की, इसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया और एक ऐसे विषय पर मूल आधार से बात करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। खबर अपडेट को मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि वो ऐसे विषय उठा रहा है, उठाता रहे, और एक नया रास्ता, नया पथ जन के लिए बनाता रहे। इसी के साथ पुनः बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे और इंटरव्यू देखने के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट।